Who needs डिस्क फ्यूजन सर्जरी? तो फ्यूजन सर्जरी या फिर टीलिफ सर्जरी या फिर ACDF सर्जरी या फिर पोस्टीरियर स्क्रूज किसको जरूरत पड़ती है? क्या हर स्लिप डिस्क के पेशेंट को या लंबर कैनाल स्टेनोसिस के पेशेंट को या सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस के पेशेंट को फ्यूजन सर्जरी की जरूरत पड़ती है? मेरे से कई पेशेंट्स आके पूछते हैं कि सर मेरे को फ्यूजन बताया गया है, क्या मुझे फ्यूजन चाहिए या फ्यूजन नहीं चाहिए? फ्यूजन के क्या फायदे क्या नुकसान हैं? ये मेरी रोज की प्रैक्टिस की कहानी है। मेरे से लोग रोज यही पूछते हैं कि क्या फ्यूजन करना अनिवार्य है या फ्यूजन से बच सकते हैं? मैं आपको हार्ड क्लिनिकल फैक्ट्स देता हूँ। पर्सपेक्टिव्स की बात अलग है कि जैसे किसी के डॉक्टर के हिसाब से कोई चीज़ बेटर है, किसी डॉक्टर के हिसाब से कोई चीज़ बेटर है। हर इंसान अलग तरह से सोच सकता है, लेकिन मैं सिर्फ प्योर क्लिनिकल फैक्ट्स की बात करना चाहता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि जो मेडिकल रिसर्च है वो हमारी गाइडलाइन के लिए बनाई गई है। और बहुत रिसर्च का मतलब ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स में कोई इलाज करके देखा गया और उससे क्या इन्फ्रेंसेस निकले उनको हम समझें। तो देखिए, अगर आपको स्लिप डिस्क है और कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है या फिर आपके फ्लेक्शन एक्सटेंशन व्यू में कोई हड्डी मूवमेंट नहीं है, तो फ्यूजन बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। आप आराम से डिस्केक्टमी की सर्जरी करा सकते हैं और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। दूसरा सवाल कि क्या लंबर कैनाल स्टेनोसिस में फ्यूजन चाहिए या सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस में फ्यूजन चाहिए? देखिए, अगर आपको सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस है या आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, तो भी आप आराम से एंडोस्कोपिक डीकम्प्रेशन या माइक्रोस्कोपिक डीकम्प्रेशन करवा सकते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई फ्यूजन सर्जरी कराएं। मैं इस बात पे भी आता हूं कि फ्यूजन सर्जरीज क्यों इतनी अच्छी नहीं मानते हम लोग या क्यों उनसे बचना चाहिए। अब अगर आपको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है और वो एब्सोल्युटली स्टेबल है, डायनामिक सीटी स्कैन या डायनामिक एक्सरे में एब्सोल्युटली स्टेबल है, तो कभी कभी डीकम्प्रेशन भी अटेम्प्ट किया जा सकता है, स्पेशली एंडोस्कोपिक डीकम्प्रेशन। पर यदि आपको स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है या आपको इंस्टेबिलिटी है और वो डायनामिक है, मतलब जब आप एक्सरे कर रहे हैं तो आपकी हड्डी ऐसे और ऐसे मूव कर रही है, मतलब अपनी धुरी से हिल जा रही है ऐसे ऐसे, इस पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ फ्यूजन ही रिकमेंडेड है। देखिए सर, स्पाइन ब्लैक एंड व्हाइट है, 2+2 4 ही होता है। स्पाइन में कभी 2+2 5 नहीं हुआ और 2+2 कभी 3 भी नहीं हो सकता। मतलब फीलिंग के आधार पर गेम नहीं चलता। अगर इंस्टेबिलिटी है जो कि डायनामिक है तो फ्यूजन करना ही पड़ेगा। अगर फ्यूजन नहीं किया तो आपकी सर्जरी निश्चित रूप से फेल हो जाएगी। अगर इंस्टेबिलिटी या अगर मूवमेंट है स्पाइन में जो कि एक्सरे में या MRI में या डायनामिक सीटी में दिखता है, तो 100% फ्यूजन होना ही चाहिए। दो बातें हो गई कि अगर खाली कंप्रेशन है और इंस्टेबिलिटी नहीं है तो फ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, अगर इंस्टेबिलिटी है तो फ्यूजन चाहिए ही चाहिए। अब और बातें, किसी को अगर स्कोलियोसिस है, स्पाइन पूरी टेढ़ी है, ऐसे केस में सीधे करने का एक ही तरीका है, सारे स्क्रू लगाओ, हड्डी को सीधा करो। उसमें फ्यूजन करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है आपका। अगर स्कोलियोसिस करेक्शन सर्जरी हो रही है तो फ्यूजन होगा ही होगा। चौथा केस, रिकरेंट डिस्क हर्निएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरा फेवरेट टॉपिक, क्योंकि कभी किसी को कोई ओपन सर्जरी हुई थी या कभी किसी की कोई एंडोस्कोपी हुई थी 5 साल 10 साल पहले और अब पेशेंट को फिर से डिस्क आ गई है, तो दूसरी बार डिस्क में क्या फ्यूजन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। किताबों के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर हम दूसरी बार भी एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी या माइक्रोस्कोपिक डिसेक्टमी कर सकते हैं। हालांकि मैं पर्सनली बताऊं तो एंडोस्कोपिक डिसेक्टमी, रिवीजन स्पाइन सर्जरी, स्पेशली अगर आपकी पहली सर्जरी माइक्रोस्कोपिक या ओपन हुई है तो हद आसान होती है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू सर्जरी। उसमें कोई रिस्क, कोई टेंशन नहीं होता, वो ब्रांड न्यू सर्जरी जैसी है। ओपन सर्जरी करने के बाद अंदर पूरी एनाटॉमी बदल गई होती है, माइक्रोस्कोपी करने के बाद पूरी एनाटॉमी बदल गई होती है। आप फिर से अगर अंदर जाएंगे तो नस को डैमेज करने का 1-2% रिस्क हो सकता है, बट एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी में वो रिस्क होता ही नहीं, क्योंकि आप उस पूरे एरिया को अवॉइड कर जाते हो। अगर यहां से सर्जरी हुई है तो आप साइड से जाके
डिस्क की सफाई कर सकते हो और नर्व पे जाने का खतरा लगभग 99% नहीं होता है। रिवीजन एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी के माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स हैं। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनकी पहले ओपन सर्जरी हो रखी थी और दूसरी बार मैंने एंडोस्कोपी की है, या फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी पहली एंडोस्कोपी कभी हुई और जिनको फायदा नहीं लगा और उनको मैंने रिवाइज किया है और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। तो एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी या कोई भी डिस्केक्टमी लिटरेचर के हिसाब से दूसरी बार की जा सकती है। अब इंपॉर्टेंट बात, किसी को अगर तीसरी बार डिस्क आ जाए, तो तीसरी बार डिस्क आ जाए और इंस्टेबिलिटी है तो ये लगभग रूल है कि आपको फ्यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि डिस्क काम नहीं कर रही प्रॉपर्ली और थोड़ा भी प्रेशर देने से बार बार बाहर आ रही है। तो ऐसे केस में फ्यूजन एक ऑलमोस्ट मैंडेटरी सिचुएशन हो जाती है। सेकेंड डिस्केक्टमी आप कर सकते हैं बशर्ते पेशेंट को इंस्टेबिलिटी या फिर मूवमेंट नहीं है। अगर आपकी हड्डी मूव करने लगी है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है स्पाइन में वो कम हो गई है। ऐसे केस में आपको पेशेंट का फ्यूजन या फिर टीलिफ या फिर ओलिफ सर्जरी करनी चाहिए। अब ये बातें हो गई। इसके अलावा अगर किसी को स्पाइनल इन्फेक्शन है, टीबी स्पाइन है, किसी को आगे बोन लॉस है, किसी को फ्रैक्चर की वजह से हड्डी टूट गई है, ऐसे केस में फ्यूजन मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आप हड्डी को बिठाएंगे नहीं तो स्पाइन लोड नहीं लेगी और स्पाइन लोड नहीं लेगी तो पेशेंट चलेगा कैसे। तो इन्फेक्शन के केस में, बोन लॉस के केस में, हड्डी गल जाने के केस में, ट्यूमर के केस में हमें फ्यूजन कई बार करना पड़ता है और ये लगभग एडवोकेटेड है और लगभग मैंडेटरी की कैटेगरी में आता है। जिस भी चीज में ऐसे समझिए रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ वजन ले जाने की वीक पड़ रही है, उसमें फ्यूजन मैंडेटरी है। जैसे कि हड्डी का हिलना, हड्डी का टेढ़ा मेढ़ा होना, हड्डी का गलना, हड्डी का टूटना। बट जिस केस में केवल नस दबी है और आप छोटी सर्जरी करके उस नस को खोल सकते हैं, जिसमें कि आप सर्जरी के दौरान इतनी इंजरी ना करें कि हड्डी हिलने लग जाए, तो ये संभव है और आप ऐसा कर सकते हैं और ज्यादातर केस में हम ऐसा ही करते हैं। हालांकि इसके एक्सेप्शंस भी कभी कभी होते हैं, तो सबसे अच्छा है आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, उससे पूछें कि फ्यूजन वर्सेस नॉन फ्यूजन में क्या उसके लिए बेटर है। अच्छा, दूसरी बात ये वीडियो बनाया ही क्यों जा रहा है, क्यों इस बारे में बात हो रही है कि फ्यूजन करना है कि नहीं करना है, या फ्यूजन अवॉइड क्यों करना है। देखिए, फ्यूजन करने के कई फायदे हैं। फायदे ये हैं कि आप वेट को इफेक्टिवली ट्रांसफर कर सकते हैं। जो मोशन सेगमेंट परेशानी दे रहा होता है उसको आप फ्यूज करके जो परेशानी है उसको खत्म कर सकते हैं। बट उसके कुछ नुकसान भी हैं। उसके नुकसान ये हैं कि जो फ्यूजन है वो बेसिकली ये सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि कुछ दिनों बाद उसके ऊपर वाले लेवल पे एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज होने लगती है। हालांकि बहुत सारे लोगों में ये ना के बराबर होती है और उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ लोगों में एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज, मतलब जिस लेवल पे आपने फ्यूजन किया है उसके ऊपर वाले लेवल पे जो मूवमेंट था वो ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से, क्योंकि नीचे वाला मूव नहीं कर रहा है तो ऊपर वाले को लोड ज्यादा पड़ेगा, ऊपर वाले में लोड ज्यादा पड़ने की वजह से आपको एडजेसेंट सेगमेंट डिस्क खराब हो सकती है और उसके खराब होने की वजह से आपको दर्द या फिर आपको कुछ ना कुछ परेशानियां रह सकती हैं, जो कि 8-10 साल बाद हो सकती हैं। इसलिए फ्यूजन अवॉइड करने की कोशिश की जाती है उन पेशेंट्स में जिनमें हड्डी ऑलरेडी डैमेज नहीं है। अगर हड्डी डैमेज है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, लाइटेक्लिस्थेसिस है या कुछ फ्रैक्चर है, तो फ्यूजन होगा ही और उसको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि फ्यूजन नहीं हुआ तो आप ठीक ही नहीं हो सकते। और मोर ओवर लिस्थेसिस के केस में या फिर फ्रैक्चर के केस में वो मूवमेंट वैसे भी आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं कर रही है, तो सर्जरी ही ऑप्शन है। और आप आजकल मिनिमली इन्वेसिव फ्यूजन होता है, माइक्रोस्कोपिक फ्यूजन होता है, ओलिफ होता है, इतनी हाई एंड टेक्निक्स हैं जिससे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। तो आप डरे ना, अगर आपकी एज ज़्यादा भी है तो आप डरे ना। ये सर्जरीज हम लोग 70-80 ईयर्स में खूब परफॉर्म करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट्स को दे पाते हैं। हिम्मत रखें, आप ठीक हो सकते हैं। और अगर फ्यूजन सर्जरी भी होनी है तो कोई डर की बात नहीं है। आप अपने स्पाइन सर्जन से डिस्कस करिए और इलाज की तरफ अग्रसर होइए। मैं विश्वास देता हूं आप जरूर ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेरे आस्क डॉक्टर देवेशी सीरीज में पूछ सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो मेरे ऑफिस में बात कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पे पूछ सकते हैं। और अगर किसी को आपको लगता है इस तरह की फ्यूजन या नर्व या स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो उससे इस मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मुझे हिम्मत मिलेगी, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब जरूर करिए, उससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मुझे लगता है कि मैं यही अच्छा काम
निस्वार्थ भाव से जारी रखूं और सारे लोगों को एजुकेट कर पाऊं स्पाइन की प्रॉब्लम के बारे में। थैंक यू वेरी मच।